हाय एवरीवन। तो चलिए अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हमारे पहले एस्पेक्ट के साथ, दैट इज ओरिजिन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। तो बच्चों, अगर हम चार्ज के ओरिजिन के बारे में बात करें कि ये किस्सा चार्ज का एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ था और कब हुआ था, तो पहले मैं वो छोटा सा इंसिडेंट आपको बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत, इस किस्से की शुरुआत कैसे हुई थी। बच्चों, हमारे पास एक ग्लास रॉड था और सिल्क क्लॉथ से हमने उस ग्लास रॉड को रब किया, और रबिंग के बाद हमने पाया कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगे कि अगर हमने एक रॉड सिल्क से रब की हुई एक ग्लास रॉड ली और ऐसी ही सिल्क से रब की हुई एक और ग्लास रॉड ली, तो हमने पाया कि दोनों ग्लास रॉड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरीके से दोनों सिल्क क्लॉथ भी जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर रबिंग के बाद किसी एक सिल्क क्लॉथ को किसी एक ग्लास रॉड के पास लाने की कोशिश की जाए तो हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि वो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये किस्सा कहीं ना कहीं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग के आधार पर पिक्चर में आता है। तो देखते हैं बच्चों हुआ क्या एग्जैक्टली। कन्वेंशनली यानी कि परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे पास एक ग्लास रॉड हो और इस ग्लास रॉड को बच्चों हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया है, हमारे पास एक सिल्क का टुकड़ा है, सिल्क के कपड़े का टुकड़ा है बच्चों, अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, और हमने इनको आपस में रब कर दिया है, दोनों को पकड़ के आपस में रब किया है, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया। आफ्टर रबिंग रब करने के बाद हमने पाया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज पिक्चर में आया है। ये चार्ज एग्जैक्टली क्या है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि इस रबिंग के बाद चार्ज पिक्चर में आया है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे की वीडियोस में आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि रबिंग के बाद जो सिल्क क्लॉथ है और रबिंग के बाद जो ग्लास रॉड है, इनमें दो ऑपोजिट चार्जेस आए हैं। वो ऑपोजिट चार्जेस क्या है बच्चों? ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया था उसे आपने पॉजिटिव चार्ज माना कन्वेंशनली, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आया था आपने कहा वो नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये सिल्क क्लॉथ या ये ग्लास रॉड जो है अभी अपने ऊपर टैगिंग तो करेंगे नहीं कि रबिंग के बाद हमारे ऊपर पॉजिटिव या हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। तो कोई ना कोई आधार लेकर, कोई ना कोई क्राइटेरिया लेकर हमने चार्जेस के नेचर को मद्देनजर रखते हुए हमारा किस्सा आगे बढ़ाया। और इस छोटी सी बात में एक बात मैंने आपसे यह भी कही कि यदि एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब किया और ऐसा ही दूसरा प्रोसेस भी यही किया आपने कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया है, ठीक है। ऐसे केस में अगर एक ये वाली ग्लास रॉड और ऐसा ही कार्य की हुई कोई दूसरी ग्लास रॉड, यदि दोनों ग्लास रॉड्स को पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जस्ट अभी मैंने ये बात कही, इसका मतलब दोनों ही ग्लास रॉड्स पे आने वाला पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसी तरीके से एक सिल्क क्लॉथ और ऐसी ही दूसरी सिल्क क्लॉथ यदि दोनों को पास में लाया जाए तो वो भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, विच मीन्स कि दोनों सिल्क क्लॉथ यानी दोनों ही नेगेटिव चार्जेस भी अभी एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे हैं। इन जनरल ये बात वैलिड है। और यदि एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के पास लाया जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, विच मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक होंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक होंगे यदि दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बात आ गई बच्चों समझ में? तो देखिए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आया, हम कहते हैं कि सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आया है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज है, एंड ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये तो था एक एक्सपेरिमेंट, एक एस्पेक्ट। इसी तरीके से दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आपने ली एक
एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, और इसको आपने रब किया एक वूल या फर के पीस के साथ, वूल या फर, और आपने की इनकी रबिंग। ठीक है, आपने इनकी रबिंग की, और आफ्टर रबिंग आपने पाया, आफ्टर रबिंग हमने पाया बच्चों कि इस एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट रॉड के ऊपर ठीक वैसा ही चार्ज आया था जैसा कि पहले एक्सपेरिमेंट में सिल्क क्लॉथ के ऊपर आया था, यानी कि नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। और इस एक्सपेरिमेंट में वूल या फर पे ठीक वैसा ही चार्ज आया था जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड के ऊपर आया था, यानी कि पॉजिटिव। तो कन्वेंशनली इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे हम कहते हैं कि दो टाइप्स के चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है ना। तो आफ्टर रबिंग हमारे पास जो वूल या फर है बच्चों, ये वूल या फर पॉजिटिव हो गया है, वूल या फर इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया है बच्चों। एंड हमारी जो एबोनाइट रॉड है, उस एबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो कई बार ये है तो बच्चों हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, लेकिन कई बार बहुत बेसिक प्रॉब्लम हमसे पूछ ली जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और यकीनन अगर हम चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे जिक्र कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, तो हमें उस कहानी की शुरुआत कैसे हुई ये पता होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात आ गई बच्चों समझ में, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो चलिए, अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड्स क्या होते हैं? तो चार्ज कैरियर इन सॉलिड्स क्या होते हैं बेटे? सॉलिड स्टेट में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, है ना। तो इससे पहले कि मैं कुछ बात चार्ज के बारे में आगे करूं, सबसे पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पे आपको वो सारी चीजें रिकलेक्ट करा देता हूं बेटा। एक एटम्स जो है, एक एटम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली चीजें क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियॉन्स। और ये न्यूक्लियॉन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बच्चों न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात आ गई बच्चों समझ में, है ना। तो चलो इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स की, कि हम किन किन सबएटॉमिक पार्टिकल्स का जिक्र करने वाले हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरर का नाम, राइट, उनका मास कितना है और उन पे चार्ज कितना है। हमारा मेन कंसर्न अभी चार्ज से है बच्चों। जब हम कहते हैं कि हमने सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया, या वूल या फर से एबोनाइट रॉड को रब किया, तो बच्चों पहले ये ऑब्जेक्ट्स जो थे वो न्यूट्रल थे। रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स यकीनन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आए होंगे। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहां नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गए हैं, तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिव। बात आई बच्चों समझ में। सो व्हाट वी विल से, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में या पहले इलस्ट्रेशन में हम क्या कह सकते हैं, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो यकीनन हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों वो ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क क्लॉथ के ऊपर गए होंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, मैं यहां देखिए मेंशन कर देता हूं, रबिंग के दौरान हमारे इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क क्लॉथ की तरफ जा रहे हैं।
इसका मतलब क्योंकि वो ग्लास रॉड से निकल गए हैं, ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आई बात समझ में? सिमिलरली बताइए, गेस कीजिए नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। देखिए, जब आप एबोनाइट रॉड को वूल या फर से रब करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वूल या फर से, आप अगर चाहें तो मैं एरो भी इधर दिखा देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वूल या फर से एबोनाइट रॉड की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि एक न्यूट्रल एबोनाइट रॉड पे अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज आफ्टर रबिंग, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिस ऑब्जेक्ट से, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। बात आई समझ में? तो यहां देखते हैं बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं दोबारा। तो बच्चों, सबएटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहला नाम जिसका आया वो कौन था? वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी किसने की बच्चों? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स का मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इट इज नेगेटिव माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अब बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, या प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया था बच्चों रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और मास होता है बच्चों 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 1.67 10 टू द पावर -27 kg। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज पॉजिटिव में होता है, यानी पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। बच्चों, न्यूट्रॉन के तो नाम से ही लग रहा है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, स्लाइटली हेवियर होता है, स्लाइटली हेवियर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। एंड इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा बच्चों, इट इज जीरो चार्ज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटे टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो बच्चों, अभी जो मैंने आपको दो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, एक में ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, और दूसरे में एबोनाइट रॉड को वूल या फर से रब किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो वूल या फर से एबोनाइट रॉड की तरफ हो रहा है। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में आप अगर गौर करें तो देखिए बच्चों, दो तरीके के चार्जेस निकल कर आ रहे हैं। इसी के आधार पे हम बोलते हैं कि नेचर में मेजरली दो तरीके के चार्जेस नजर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब होगा? तो बच्चों, ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नेचर में जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, और जो भी मैटर होता है वो बना तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सबएटॉमिक पार्टिकल से ही है ना? तो कहीं ना कहीं जब मैं बोलता हूं कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी के ऊपर, मटेरियल के ऊपर यदि प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। एंड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब आप क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे सर, अगर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, डेफिनेटली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही पिक्चर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, सो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा सर? जब प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। क्या पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हो सकते हैं सर, होंगे, मगर
मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोटॉन नहीं होंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है उसमें प्रोटॉन भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो, मगर डेफिनेटली प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। और अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, मगर अब की बार इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात आ गई बच्चों? तो सर अभी आपने ये सिखाया कि चार्जेस का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर हमने बात की कि चार्ज कैरियर सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, डिफरेंट फेजेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर हमने देखा कि बॉडी के ऊपर चार्जेस आने का कारण कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना बच्चों। फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कौन से ज्यादा हैं, इस पार्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है बच्चों, और बॉडी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव कैसा भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई। चलिए इवेंचुअली अब चार्ज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। चार्ज, हम बेटा चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हो या छोटा Q से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, आगे के डिस्कशन के लिए। अब ये चार्ज क्या है बच्चों? कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर चार्ज होने का कारण इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन या उनकी संख्या है ना। अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो डेफिनेटली बॉडी के ऊपर जीरो चार्ज होगा, और यू कैन से चार्ज ही नहीं होगा, है ना, नो नेट चार्ज, राइट। लेकिन अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक का नंबर ज्यादा हो गया तो ये रिस्पेक्टिवली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आने का कारण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या और उनके कॉन्सेंट्रेशन का ही रीजन है ना। लेकिन अगर मैं चार्ज को एक बॉडी के लिए डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूंगा? इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और आप ऐसा ही समझें इसे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने, या आप ऐसे कहें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात आई समझ में? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज capable of producing electric and magnetic fields around it. Electric and magnetic fields around it. जैसे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, न्यूटन का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का, जिसके तहत इस ब्रह्मांड में कोई भी मास जो होगा वो किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। तो बच्चों बॉडी की इंटैक्ट रहने वाली वो प्रॉपर्टी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो दूसरे मासेस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का मेजर कैसे पता चलता है? उसके मास से। यानी बॉडी का मास उसकी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बाकी के मासेस को अपनी तरफ, बाकी के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी तरीके से बॉडी के ऊपर चार्ज नाम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके होने की वजह से वो अपने आसपास के चार्जेस को, या यूं कहें अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की क्षमता रखती है, ऑब्वियसली अंडर दी प्रॉपर कंडीशंस, जिससे आसपास के रीजन में रहने वाले चार्जेस या मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड होती है ना। तो यहां अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें बच्चों, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है, अपने आप में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है।
SI यूनिट कूलम हो गया, अपने आप में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी चार्ज होगा बच्चों, टोटल चार्ज, जो भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q total, that is always an integral multiple of electronic charge plus minus E, where E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। बच्चों बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो या तो प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से होगा। पर बेशक वो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से हो या वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से हो, ये जो किसी एक पार्टिकल की संख्या ज्यादा होने वाली बात है वो होगी तो इंटीग्रल फॉर्म में ही ना। मतलब हो सकता है बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो, 4 प्रोटॉन्स फालतू हो, मगर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन फालतू है, 1.25 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है? डज इट मेक सेंस? नो ना। 1.5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर? 1.25 प्रोटॉन मतलब क्या है ना? इसका मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में से ज्यादा होगा वो होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ही ना। 1, 2, 10, 12, 15, 100, 150। Got the logic? Which means whatever the total charge is, that total charge will be definitely an integral multiple of electronic charge। यहां पे n क्या है? n क्या है बेटा? n belongs to integers category। n जो है वो कहीं ना कहीं इंटीजर होगा। बात आ गई बच्चों समझ में? तो अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने जिक्र किया चार्जेस के ओरिजिन का, फिर हमने बात की कि चार्ज कैरियर सॉलिड स्टेट में जनरली क्या पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एटॉमिक लेवल से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ट्रांसफर से, और यू कैन से किसकी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, उसी से ही रिलेटेड है। देन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट चार्ज। चार्ज समझ में आया? चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, SI यूनिट कूलम्स होगी, और जो भी बॉडी पे चार्ज आएगा दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप इसे कंप्लीट कीजिए बच्चों, फिर हम आगे की बात बाद में करते हैं।